भगवान मेरे साथ ही ऐसे कर रहा है क्या? कोई भी देखो 2-3 दिन हो गए लगातार क्लास में, कभी क्या हो जाता है, कभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है, बैटरी लो हो जाती है, कभी साफ नहीं बनती है, कभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना तो आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं होती, कई बार ये सही ढंग से पिन नहीं लगती है। तो चलो भाई जैसा है वैसा तो अब देखना पड़ेगा। अपने पढ़ रहे थे वनस्पति में, कल मैंने आपको बताई थी वो खेजड़ली ग्राम वाली घटना, ठीक है, वहाँ खत्म हो गई थी अपनी वीडियो। खेजड़ली गांव में मैंने ये बात बताई थी कि राजस्थान में अब तक वनों के संबंध में 3 बलिदान हो चुके हैं। तो मैं आपको ये बात बता रहा था, वनों के संबंध में अब तक कितने बलिदान दिए जा चुके हैं? 3 बलिदान। कितने बलिदान? 3 बलिदान जो दिए जा चुके हैं वो कब कब दिए जा चुके हैं? तो पहला जो बलिदान दिया गया था वह 1604 में दिया गया था। दूसरा जो बलिदान था वो दिया गया था 1700 में, और तीसरा बलिदान 1730 में। अमृता देवी जो बिश्नोई जी ने बलिदान दिया था वो पहला नहीं था, उससे पहले 2 और हो चुके हैं वनों के संबंध में। गुरुजी कौन कौन से? तो पहला जो हम पढ़ते हैं 1604, ये जो बलिदान है वो कर्मा व गोरा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? कर्मा व गोरा। गुरुजी कर्मा व गोरा कौन से जिले की थी? तो ये जो है ये जोधपुर जिले की थी। कौन से जिले की थी? जोधपुर की। दूसरा जो बलिदान दिया था वो दिया था बुंचो जी ने, और ये जो बुंचो जी थे ये नागौर जिले के थे। कौन से जिले थे मेरे दोस्त? नागौर जिले। तीसरा जो बलिदान दिया था वो दिया था अमृता देवी ने। अमृता देवी कहां की थी गुरुजी? जोधपुर में गांव है खेजड़ली, तो ये जोधपुर की थी। क्या गुरुजी अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, पुरस्कार भी दिया जाता है। गुरुजी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? अमृता देवी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1994 में। पुरस्कार की जो राशि है, राशि वो 2 रूप में दी जाती है। राशि कितने रूप में दी जाती है? 2। एक रूप में तो किसी संस्था को दी जाती है, और एक रूप में जो राशि देते हैं वो किसी व्यक्ति को दी जाती है। यानी देखो, कोई तो संस्था भी ऐसे काम करती है वन वगैरह लगाने का, वनों की रक्षा करने का, एक तो संस्था को राशि दी जाती है। एक कोई अकेला व्यक्ति ऐसा काम करे जिसको राशि दी जाए, तो दोनों राशियों की संख्या अलग अलग है। अगर कोई संस्था वनों के बारे में काम करेगी तो उससे जो रुपए दिए जाएंगे वो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 1 लाख रुपए पुरस्कार की क्या है? राशि। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति काम करता है तो उससे कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपए। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। प्रथम जो पुरस्कार दिया गया था, प्रथम पुरस्कार वो मिला था गंगाराम बिश्नोई को 1997 में। गंगाराम बिश्नोई को। तो याद रखना कि प्रथम पुरस्कार जो अमृता देवी दिया गया था वो किसे दिया गया था? गंगाराम बिश्नोई को। तो इतनी बात और बतानी बाद में। तो ये था खेजड़ी वृक्ष के बारे में। मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिए, खेजड़ी वृक्ष को लेकर एक अकाल भी पड़ा था जो आपको पढ़ाया था मैंने शायद, छप्पनिया अकाल में जो लोगों के जीवन का सहारा बना था वो कौन सा वृक्ष बना था? वो बना था खेजड़ी। छप्पनिया अकाल कहां पड़ा था मेरे भाई? बीकानेर में। अगर तुमसे पूछे छप्पन की पहाड़ियां कहां है? छप्पन की पहाड़ी, अगर छप्पन की पहाड़ी पूछे तो आप जिला करके आओगे बाड़मेर। कौन सा जिला करके आओगे? बाड़मेर। अगर आपसे पूछे छप्पन का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक नदी है जो बनाती है, उसका नाम है माही। तो माही नदी द्वारा बनाए जाने वाला मैदान का नाम क्या है? छप्पन का मैदान। मैं देख लेता हूं क्लास सही बन रही है। बिल्कुल मेरे दोस्तों एकदम सही बन रही है, ठीक है। तो याद रखिए थे इतनी बात। ओके गुरुजी, याद रह जाएगी। तो वनों के संबंध में 3 बलिदान छोड़ देखो, याद कैसे करो? 1, 2, 3। पहला 1604, दूसरा 1700, तीसरा 1730। तीसरा 3 में देखो, 3 दिख रहा है, 30। पहला 1600, पहला पूरा 1600 में जाना, पूरा 1600, फिर बीच वाला 1700 सॉरी 1604। 1604 में पहले पूरा नहीं जाना, दूसरे में पूरा जाना है। पहले 1604, फिर 1700, फिर 1730। 1604 कर्मा व गोरा ने, ये कहाँ की थी? जोधपुर। दूसरा बुंचो जी ने, ये नागौर के थे। तीसरा अमृता देवी बिश्नोई जो जोधपुर की थी, ठीक है। ओके गुरुजी। पुरस्कार की शुरुआत 1994 में होती है। राशि संस्था को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, कोई व्यक्ति है वो उसे 50,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार मिला था गंगाराम बिश्नोई को। 56 की अकाल बीकानेर में पड़ा था, 56 की पहाड़ी बाड़मेर में है, और 56 का मैदान माही नदी बनाती है।
ये 3 बात भी याद रखना। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे, वो मेरे भाई पढ़ेंगे घास। राजस्थान में कौन कौन सी घास पाई जाती है? तो राजस्थान में वैसे तो बहुत प्रकार की घास पाई जाती है, मेन कर ले। ओके गुरुजी, एक तो आपने पढ़ा होगा जिस घास का नाम है सेवण घास। सेवण के बाद तुम याद रखो बांस। बांस एक घास का प्रकार है, याद रखना। बांस के बाद याद रखना भरूत, और उसके बाद याद रखना धामन, उसके बाद करड़ घास, और गुरुजी कौन कौन सी घास होती है? तरड़गम, इसी से भी घास हो है, बिल्कुल होती है मेरे भाई। सेवण घास होगी, धामन होगी, भरूत होगी, गोखरू, जिसे बाखड़ी कहते हैं ना तुम, जिसे वो, हाँ, गोखरू, दाब या डूब, डाब या डूब घास होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें घास और कौन कौन सी है? एंचा, बूर और मेंथा, मोथिया। गुरुजी इसी सी घास पाई जाएगी, बिल्कुल मेरा भाई, इसी सी घास पाई जाए। तो ये राजस्थान में घास पाई जाती है, ठीक है। सारों पहला मैं थाने घास पढ़ाऊं जी। घास को नाम है सेवण घास। आपने नाम तो सुना ही होगा सेवण घास का, बिल्कुल गुरुजी सुना है। सेवण घास वैसे देखा जाए तो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। कौन से जिले में? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर एक स्थान है पोकरण। स्थान का नाम क्या है? पोकरण। पोकरण से एक स्थान है मोहनगढ़। पोकरण से मोहनगढ़ एक स्थान है जिसे भूगर्भिक जल पट्टी के नाम से जानते हैं। जिसे तुम लाठीसिरी क्षेत्र कहते हो। तो लाठीसिरी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है सेवण घास। यानी पोकरण से मोहनगढ़ का जो बेल्ट है ना, इसके बीच के मैदान को ही कहते हैं सेवण घास का मैदान, या तुम कह सकते हो लाठीसिरी क्षेत्र। एग्जामिनर प्रश्न पूछे लाठीसिरी क्षेत्र की खोज किसने की, तो वो की थी कादरी संस्थान ने। किसने की? कादरी, जिसका हेड ऑफिस जो है, जो मुख्यालय है, वो कहां पर पड़ता है? जोधपुर। कादरी संस्थान का मुख्यालय कहां है? जोधपुर के अंदर। तो लाठीसिरी क्षेत्र की खोज जो की थी वो किसने की थी? कादरी ने। जहां लाठी है वहां राठी है, यहीं पर पाई जाती हैं राठी गायें। कौन सी गायें? राठी गायें, जिसे राजस्थान की कामधेनु गायें कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु गायें किसे कहते हैं? राठी को। और कामधेनु नदी पूछे तो नदी, कामधेनु नदी पूछे तो चंबल करके आना। कौन सी नदी करके आओगे? चंबल। अगर कामधेनु गायें तो राठी, कामधेनु नदी चंबल। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी। ओके गुरुजी। सेवण घास का वनस्पति नाम क्या है, या वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लसियुस सिडिकुस। ठीक है, तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लसियुस सिडिकुस। पश्चिमी राजस्थान की सबसे जानवरों की पसंदीदा घास होती है भाई ये। इसी सेवण घास में एक पक्षी है जिसका नाम है गोडावन। गोडावन जो है अपने अंडे इसी घास में देता है। गोडावन अपने अंडे कहां देता है? इसी घास में। इसलिए गोडावन की शरणस्थली, गोडावन की शरणस्थली किस घास को कहते हैं? इसी को कहते हैं। गोडावन की क्या कहते हैं? शरणस्थली। किस घास को कहते हैं? सेवण घास को। तो बोलो समझ में आ गई आपको? ओके गुरुजी, बिल्कुल सिंपल है, बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं इसमें। सेवण घास सूख जाती है, इसको सुखाने के बाद जो नाम होता है स्थानीय भाषा में वो होता है लिलोण। लिलोण क्या है कि इसको सुखाने के बाद स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? लिलोण। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो घास है बांस। बोलो, सेवण तो समझ में आ गई, सिंपल सी थी। सेवण घास को सुखाने के बाद लिलोण जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, पोकरण से मोहनगढ़। और ये जो मोहनगढ़ है ना मेरे भाई, मोहनगढ़,
इस मोहनगढ़ में लगा हुआ है विश्व चारा बैंक। विश्व चारा बैंक जो लगा हुआ है वो राजस्थान के कौन से जिले में लगा हुआ है, तो आप करके आओगे मोहनगढ़ के अंदर। ठीक है। बांस, देखो बांस को नाम ही ऐसा है, बांस पानी बहुत पीता है ना, तो बांस जो है वो विश्व की सबसे ऊंची घास है। सबसे ऊंची घास कौन सी है? बांस। और अधिक बढ़ती है, ये पानी बहुत पीती है इसलिए क्या है, अधिक बढ़ती है बांस। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को। बांस को क्या कहते हैं? आदिवासियों का हरा सोना। बांस राजस्थान में सारों ज्यादा दक्षिणी भाग में मिला है। देखना कट्ठा मिला है दक्षिणी भाग। गुरुजी दक्षिण भाग में अगर जिला पूछे तो आप याद रखना बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद याद रख लो डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद चित्तौड़गढ़ वगैरह के आसपास जो एरिया ना, उस बेल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर तुमसे प्रश्न ये पूछे, क्या पूछे? राष्ट्रीय बांस मिशन कब लॉन्च हुआ? राष्ट्रीय बांस मिशन की अगर बात आए तो वो आप करके आओगे 2006 और 7 के अंदर। 2006 और 7 राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत कब होती है? 2006 और 7। सिंपल सी बात है। तो इसके बाद आगे की जो घास है उनको पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया सेवन घास और समझ में आ गया बांस। ठीक है। उसके बाद आगे की देखो, विश्व चारा बैंक कहाँ लगा हुआ है? मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर। काजरी संस्थान का मुख्यालय याद रखना, प्रश्न पूछ लिया जाता है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है। बांस, बांसवाड़ा में बांस को वैसे याद रखना सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। देखो हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब एक और घास होती है गाजर नाम से, इसको भी याद रखना, गाजर घास। एक घास होती है खसखस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, खस खस। ठीक है। इसको देखो वैसे मत याद रखना चाहिए, इसको वैसे नाम धामन को याद रख लेना, बाकी कईयों के नाम याद रखना। धामन, धामन जो घास है वो दुधारू पशुओं के लिए, किसके लिए दी जाती है? दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी घास पूछे कौन सी है, तो वो है धामन। दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी घास धामन। और इसमें एक प्रश्न और बनता है कि मधुमेह रोग के लिए उपयोगी घास। मधुमेह रोग के लिए उपयोगी घास कौन सी है? वो भी धामन। देखो ये रोग जो है ना मधुमेह, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो है मधुमेह रोग। और एक और बात याद रखना कि इस मधुमेह जब रोग हो जाता है तो उसमें एक फल दिया जाता है और उस फल का नाम है जामुन। जामुन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? तो याद रखना माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, माउंट आबू है सिरोही में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जामुन कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू के अंदर जामुन जो पाए जाते हैं वो किस के लिए उपयोगी है? मधुमेह रोग के लिए सर्वाधिक उपयोगी फल पूछे तो कौन सा है? जामुन। सिंपल सी बात है। करड़ का भी तुम नाम याद रखना, ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तरडगम भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, नाम याद रखना। उसके बाद बात करें मोथिया। देखो यहां लिख देता हूं एक लाइन के अंदर, सिंपल सी घास है मोथिया। कौन सी घास है? मोथिया घास। मोथिया जो घास है वो याद रखना, ताल छापर के अंदर पाए जाते हैं कृष्ण मृग, काले हिरण। इनकी पसंदीदा घास जो है, पसंदीदा घास वो कौन सी है? वो है मोथिया। तो मोथिया जो घास है वो कृष्ण मृग की पसंदीदा घास है। और कृष्ण मृग जो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के, वो कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर। ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ के अंदर है। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है अपना? सुजानगढ़ है चूरू के अंदर। समझ में आ गई बात? ओके। टाइम क्या हो गया? 56 कर देंगे। ठीक है। तो अब ये समझ में आ गई बात? हाँ। और उसके बाद तुम याद रखना मेंथा। मेंथा देखो घास जी की है, बा पाई जाए
केवलादेव अभयारण्य के अंदर। कौन सी घास? मेंथा। तो नाम रखना, राजस्थान में पाई कहाँ जाती है अधिक मात्रा में? भरतपुर के अंदर केवलादेव अभयारण्य वहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद यह है एंचा। एंचा घास जो है उसमें सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं, सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। तो वो कौन सी घास है जिसमें सर्वाधिक पक्षी फंसकर मर जाते हैं? तो वो घास है एंचा। एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। क्या कारण है? क्योंकि इसके जाल से बने होते हैं। पक्षी जैसे बैठता है ना, यहाँ देखो कैसे भी मान सकते हैं, चाहे अंडे देने के लिए बैठा हो कैसे भी, तो वो बैठता है तो क्या उसके पाँव पकड़ लेते हैं ये घास, और उसके बाद वो उड़ने नहीं देती, जिसके कारण भूख से इसकी क्या हो जाती है? मौत। तो ये होगी एंचा घास। एंचा के बाद याद रखना बूर। देखो अगर मैं प्रश्न पूछूं तुमसे, बताओ राजस्थान में मरुस्थल की सबसे सुगंधित घास कौन सी है? तो मरुस्थल की सुगंधित जो घास का नाम आए तो वो आप करोगे बूर घास। मरुस्थल की सबसे सुगंधित घास कौन सी है? बूर। और राजस्थान का सारों ज्यादा जिला में पाई जाए बीकानेर में। कठा है बीकानेर। और बीकानेर की कुछ तहसीलें हैं, जैसे डूंगरगढ़ होगी, डूंगरगढ़ वहाँ अधिक मिल जाएगी देखने को। नोखा तहसील में मिल जाएगी अधिक मात्रा में। देशनोक तहसील के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो डूंगरगढ़, नोखा, देशनोक ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तो अधिक मात्रा में ये बुर घास यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही राजस्थान में घास पाई जाती है खस घास। इसको तुम ऐसे याद रखना कि खसखस घास है ना, राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है। कैसी घास है? सुगंधित घास। राजस्थान की सबसे सुगंधित घास कौन सी है? खसखस। और इस खसखस घास से इत्र बनाया जाता है। इत्र किस घास से बनाया जाता है? तो इत्र बनाया जाता है खसखस घास से, जो राजस्थान के सर्वाधिक पाई जाती है भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, इसके आसपास का जो बेल्ट है ना, वहां पर ये अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो याद रखियो, खसखस घास एक सुगंधित घास है जो राजस्थान में इत्र बनाने के लिए काम में ली जाती है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक में अधिक पाई जाती है। अब मैं आपको बात करूं कि ये जो नाम आया इत्र है ना, अगर पूछे कि इत्र का आविष्कार, किसका आविष्कार भाई? इत्र का। इत्र का जो आविष्कार किया था वो अस्मत बेगम द्वारा किया गया था। हसमत नहीं है, अस्मत है। अस्मत बेगम द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? इत्र का। तो भारत में सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार करने वाली जो महिला थी उसका नाम क्या था? अस्मत बेगम। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। तो ये थी प्रमुख घास। उसके बाद अगर देखो प्रश्न आए गाजर, तो गाजर घास का वैसे याद रखना कि एक रोग होता है चर्म रोग, है ना। तो चर्म रोग में जो उपयोगी घास होती है उस घास का नाम क्या है? गाजर घास, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी राजस्थान के अंदर घास थी प्रमुख वो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद अपने पढ़ेंगे आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बेर। आ रही है? ये आ रहा है क्या? बेर लिखा हुआ है? मैं आ रहा हूं, मैं तो ना हूं। बेर आ रहा है क्या लिखा हुआ? बेर आ रहा है, बेर को आने दो। देखो भाई बेर वनस्पति की अगर अपने बात करें तो यह है, इसके ऊपर एक कीड़ा पाला जाता है जिसका नाम है लेसिफर लखा। लेसिफर लखा। लेसिफर जो लखा नामक कीड़ा है वो किसके ऊपर पाला जाता है? इसके ऊपर पाला जाता है, बेर पर। और इस लखा से लाख की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? लाख प्राप्ति किससे होती है? तो याद रखना, जो बेर के ऊपर एक कीड़ा पाला जाता है लखा, उससे लाख की प्राप्ति होती है। और ये जो लाख होता है ना, याद रखना ये विद्युत रोधी होता है। लाख क्या होता है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जो होता है वो क्या होता है? लाख। उसके बाद अगर हम बात करें आगे सोलर वृक्ष का भी आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना है गुरुजी। सोलर वृक्ष की अगर हम बात करें तो सोलर वृक्ष का यूज होता है रेगजिन के डिब्बे पैक करने में। रेगजिन के डिब्बे पैक करने में किसका प्रयोग किया जाता है? रेगजिन के डिब्बे पैक करने में इसका ही प्रयोग किया जाता है। सोलर वृक्ष राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जोधपुर, उदयपुर,
और उसके बाद तुम याद रखना अजमेर और सिरोही के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी, बस मेन 3 याद रखना ये, ठीक है। तो सोलर वृक्ष का समझ में आ गया रेक्सिन के डिब्बे पैक करने में। उसके बाद जामुन, जामुन वैसे मैंने पढ़ा दिया अभी। तो जामुन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू। और माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में भाई? सिरोही जिले के अंदर। सिरोही जिले में है माउंट आबू और वहां सर्वाधिक जामुन पाए जाते हैं। और ये किस रोग के लिए उपयोगी है? मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है। तो मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है जामुन। समझ में आ गई बात? तो जामुन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? माउंट आबू, सिरोही के अंदर देखने को मिलते हैं। सालर वृक्ष हो गए, बेर हो गया, जामुन हो गया। और उसके बाद जो अपने आगे वृक्ष देखें तो याद रखना खेर वृक्ष। कौन सा वृक्ष? खेर वृक्ष। इसका भी नाम आपने काफी सुना होगा, खेर वृक्ष का। देखो खेर वृक्ष से एक जाति है कथोड़ी। कौन सी? कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा हांडी प्रणाली से, कौन सी प्रणाली से? हांडी प्रणाली से कत्था तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? कत्था। और कत्था जो तैयार किया जाता है, ये जो कत्था होता है ये एक नशीला पदार्थ होता है। कैसा होता है? नशीला पदार्थ। खेर वृक्ष राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? उदयपुर। उदयपुर के बाद अगर कोई प्रश्न पूछे तो चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? खेर के वृक्ष। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आएगा महुआ। कौन सा वृक्ष आ जाएगा? महुआ वृक्ष। ये भी सिंपल है। देखो मैं से महुआ, मैं से मावड़ी। महुआ से मावड़ी नामक क्या बनती है? शराब बनती है। तो मावड़ी नामक शराब किससे बनती है? महुआ से। ये बता दिया था ना, कल ये मैंने आपको करवा दी थी ना। तो मावड़ी नामक शराब किससे बनती है? इससे। महुआ। महुआ राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ है ना, आसपास जितने भी जिले हैं वहां देखने को मिल जाएगा। महुआ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी वृक्ष के अंदर एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ पर रहती है? महुआ के वृक्ष में। उड़न गिलहरी जो है ये प्रतापगढ़ जिले का क्या है? शुभंकर। प्रतापगढ़ का जो शुभंकर माना जाता है वो किसको माना जाता है? उड़न गिलहरी को। प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर हो गया। और उड़न गिलहरी जो है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं भाई? मौसावा। उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में किस नाम से आता है? मौसावा। ठीक है। उसके बाद तुम याद रखना ये जो महुआ का वृक्ष है इससे जो ये मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है किन किन जनजाति के लोगों द्वारा बनाई जाती है? तो अगर जनजातियों का नाम याद रखना, भील हो गए, मीणा हो गए, गरासिया हो गए, डामोर हो गए। इन जातियों के लोगों द्वारा यहाँ पर क्या बनाई जाती है? महुआ से शराब बनाने का काम किया जाता है। इसे आदिवासियों का कलप वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कलप वृक्ष। आदिवासियों का कलप वृक्ष किसे कहा जाता है? महुआ को, है ना। आदिवासियों का कलप वृक्ष ये हो गया। अगर पूछे हमारा कलप वृक्ष कौन सा है? मरुस्थल का या मारवाड़ का? खेजड़ी। तो एक प्रश्न ऐसे बने कि कलप वृक्ष मेला, ये तो सभी को पता होगा, बताया भी था मैंने। कलप वृक्ष मेला कहाँ लगता है? मांगलिया वास के अंदर। और मांगलिया वास कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो कलप वृक्ष जो मेला है वो मांगलिया वास अजमेर के अंदर लगता है। इसका वैज्ञानिक नाम या वनस्पति के नाम किसका? महुआ का। ये महुआ की बातें सारी। वैज्ञानिक जो नाम है वो है मधुका लोगोफोलिया। मधुका लोगोफोलिया। मधुका लोगोफोलिया किसका वैज्ञानिक नाम है? ये महुआ वृक्ष का। तो समझ में आ गई बात, सिंपल सा था महुआ वृक्ष।
इसके बाद एक छोटा सा वृक्ष और पढ़ते हैं, और इस वृक्ष का नाम है सागवान। कौन सा वृक्ष? सागवान का वृक्ष। देखो सागवान वृक्ष जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक सीता माता अभयारण्य में मिलते हैं। कौन से अभयारण्य में? सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ के अंदर है। सागवान वृक्ष की अगर बात करें तो आपने नाम सुना इमारती लकड़ी का? तो इमारती जो लकड़ी होती है वो इसी सागवान वृक्ष की होती है। कौन सी लकड़ी? इमारती। एक तो होती है जलाने वाली लकड़ियां, एक होती है इमारती लकड़ी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया भी हुआ एग्जाम में कि सागवान वृक्ष से जो लकड़ी होती है वो कौन सी होती है? इमारती। सागवान की अगर हम बात करें तो वो सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ मिलता है देखने के लिए? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर। तो सर्वाधिक सागवान वहाँ, शुष्क सागवान मैंने लिखा दिया थे, दक्षिण राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? एक बार बोलो। बेर राजस्थान में एक कीड़ा पाला जाता है बेर पर जिसका नाम है लखा। लखा से क्या प्राप्ति होती है? लाख की। जो सर्वाधिक क्या है? विद्युत रोधी। सोलर वृक्ष रेगजीन के डिब्बे पैक करने में काम लिया जाता है। राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, सिरोही वगैरह जिलों में पाया जाता है। जामुन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। मधुमेह रोग के लिए उपयोगी वृक्ष कौन सा है? जामुन। खेर वृक्ष कथोड़ी जनजाति के लोगों द्वारा हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। कत्था एक नशीला पदार्थ है और ये सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर देखने को मिलता है खेर वृक्ष। महुआ। महुआ मावड़ी नामक शराब किससे बनती है? महुआ से। उदयपुर और ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। उड़न गलेरी इसी वृक्ष के अंदर पाई जाती है, और उड़न गलेरी राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले का क्या है? शुभंकर। क्योंकि राजस्थान में 33 जिले हैं, हर जिले का एक अपना अपना शुभंकर है। पाली का शुभंकर क्या पालते हैं? तेंदुए। बांसवाड़ा का शुभंकर बांस पानी बहुत पीता है। जल पीप। जल पीप। जयपुर का, उदयपुर का, जयपुर का चित्तल। उदयपुर का, इसे पूछ रहा हूं, उदयपुर का नहीं पता। धौलपुर का बोल? पंचीरा। कौन सा है? पंचीरा। कोटा ऊद लो। ऊद बिला। तेरे से कोई भी पूछ लो 33 जिलों में से हैं? डूंगरपुर का जांगिल। जंगली लोग डूंगरपुर में जांगिल। वेरी गुड, अच्छी बात है। बाकी तो खाली स्थान है, देश लगा हुआ है। तो बेर समझ में आ गया ना? बेर पे कौन सा कीड़ा पाला जाता है? लाख से क्या प्राप्ति होती है? लाख की। सोलर वृक्ष रेगजीन के डिब्बे पैक करने में यूज करते हैं। जामुन सर्वाधिक बताओ कहाँ है? कठे माउंट आबू, सिरोही के अंदर बहुत ज्यादा है। और खेर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं? कत्था तैयार। हांडी प्रणाली से तुम खीर बनाते हो, ऐसे ही ये बनाते हैं। बनाते हो ना खीर? अब वैसे हांडी में। सब्जी कुकर की खानी चाहिए क्या? 40 साल में सौ काटो, 20 साल नौकरी कोई और ही करेगा आपके पद पे। एक पेला की करता आप जे रोटी घरे बनाता नहीं बीटे मी में खुला जो होता है जी देज की होगी नहीं, उसमें खाना बनाते हैं ना। टाइम तो लगता है काफी, लेकिन सेम नहीं लगता। कुकर में 15 मिनट में बन जाती है सब्जी। की बना ले कुकर में, सीटी लगाओ 2-3 कत पकी। क्या हुआ बोलो? इसके बाद देखो भाई, गोंद। गोंद को बाग लगा दे रसिया, ऐसे। गोंद राजस्थान में सारों ज्यादा हुआ है चोटन क्षेत्र में भाई। कौन से क्षेत्र में होता है? और चोटन जो है कस्बा वो कहाँ है राजस्थान में? बाड़मेर के अंदर है। चोटन जो है ना, यहां पर एक मेला लगता है सुइया जी का मेला। किसका मेला लगता है? किसका? सुइया जी का जो मेला लगता है, ये बताया जाता है कि यह राजस्थान का अर्धकुंभ मेला है। राजस्थान का अर्धकुंभ कहा जाने वाला मेला कहां लगता है? चोटन क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। गोंद किस वृक्ष पे लगता है भाई? कदम।
कदम वृक्ष, कदम कदम बढ़ाए जा तुझे वक्त बदलना है। कदम वृक्ष पे क्या लगता है? गोंद। सिंपल सी बात थी, गोंद भी समझ में आ गया होगा। गोंद चोटन क्षेत्र बाड़मेर में राजस्थान, और वैसे पूछे तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक देखने को मिलता है। कौन से भाग है? पश्चिमी भाग के अंदर गोंद अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, दोकड़ा वन। इसके बाद कौन से वन? दोकड़ा। देखो दोकड़ा वन की अगर अपने बात करें तो दोकड़ा वन तो भाई राजस्थान में सारों ज़्यादा सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई माधोपुर के अंदर। औजार बनाने के लिए किसकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं? का प्रयोग किसका किया जाता है औजार बनाने के लिए? दोकड़ा वन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पाए जाने वाले वन कौन से हैं? पाए जाते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक जो वन है वो कौन से हैं? दोकड़ा वन, जो राजस्थान में सवाई माधोपुर में और वासी वैसे पूछे तो दक्षिणी पूर्वी भाग में आपको अधिक देखने को मिल ही जाएंगे ये वन। कौन से वन? दोकड़ा। गोंद समझ में आ गई, दोकड़ा वन आ गए। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें आंवला। कौन सा? आंवला। आंवला को एक नाम से और जानते हैं? जाबुई। किस नाम से जानते हैं? आंवला तो खाया ही होगा सभी ने। आंवले की सब्जी वगैरह भी बढ़ती है क्या? हैं? तो देखो आंवला जो है ना, इस आंवला की छाल से टेलीविजन, ट्यूब, रेडियो और चमड़ा साफ किया जाता है। चमड़ा साफ किया जाता है। किससे चमड़ा साफ किया जाता है भाई? इस आंवला का उपनाम क्या? जाबुई। इसकी जो छाल होती है ना, पेड़ की छाल होती है, उससे क्या साफ किया जाता है? चमड़ा, टेलीविजन, ट्यूब और रेडियो को। ये बात समझ में आ गई। राजस्थान में आंवला सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? पाली जिले के अंदर। कौन से जिले में मिलता है? पाली। पाली के बाद अगर देखें सिरोही, सिरोही के बाद देखें तो उदयपुर, और उदयपुर के बाद देखें तो जोधपुर। तो इन जिलों के अंदर सर्वाधिक क्या देखने को मिलता है? आंवला। क्या देखने को मिलता है? आंवला। इसके बाद अपने एक और पढ़ते हैं सहतूत। नाम तो सुना होगा। सहतूत को एक नाम से और जानते हैं? मलबरी। उपनाम क्या है सहतूत का? मलबरी। सहतूत पर एक कीड़े का पालन, रेशम को कीड़ो है नहीं, तो रेशम कीड़े का पालन कहाँ होता है? पालन वो होता है सहतूत के पेड़ के ऊपर। और रेशम कीड़े की जो खेती होती है ना, क्योंकि खेती करते हैं लोग इसकी, रेशम को इसके ऊपर वो पालते हैं, उसे कहते हैं टसर पद्धति। क्या बोला जाता है उसे? टसर पद्धति। तो याद रखना, रेशम के कीड़े का पालन किसके वृक्ष पे किया जाता है? सहतूत के वृक्ष पे, और इसे क्या बोलते हैं? टसर पद्धति। राजस्थान में सहतूत सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है? तो राजस्थान में सहतूत कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक सहतूत के वृक्ष इधर पाए जाते हैं, तो याद रखना टसर विकास कार्यक्रम किन जिलों में चलाया गया है? टसर विकास कार्यक्रम। तो राजस्थान में टसर विकास कार्यक्रम कहां पर चलाया गया है? सहतूत, सॉरी, जो सर्वाधिक सहतूत पाए जाएंगे वहीं चलाया जाएगा। कहां पाए जाते हैं? कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बिल्कुल सिंपल है। अब पढ़ेंगे अपने तेंदू। तो सुनो ध्यान से। गोंद सर्वाधिक कहां है? चोटन क्षेत्र बाड़मेर। सुइया जी का मेला राजस्थान का अर्धकुंभ मेला यही लगता है चोटन में। गोंद वैसे पश्चिमी भाग में पाया जाता है और प्राप्त किस वृक्ष से होता है सर्वाधिक? दोकड़ा वन सवाई माधोपुर में औजार बनाने हेतु लकड़ी इसी का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक। बिया तो देखो डंडा किसोई ले लो, कस्सी में डालना रहो या किसोई कुआड़ी में डालना हो, किसोई डंडो ले लो किसी पेड़ को। वैसे औजार बनाने के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी है मूल रूप से वो कौन सी है? दोकड़ा वन की। आंवला जाबुई की छाल से टेलीविजन, ट्यूब, रेडियो और चमड़ा साफ किया जाता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? पाली, सिरोही और उदयपुर। सहतूत को याद करना। अभी दो ही बातें हैं, एक तो रेशम कीड़े का पालन किया जाता है जिसे टसर पद्धति के द्वारा होता है, और टसर विकास कार्यक्रम कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जहां ये सर्वाधिक है वहीं चलाया जाएगा।
ऐसे याद रख लेना। समझ में आ गई इतनी बात? अब उसके बाद देखो, इसके बाद रह गया तेंदू। तेंदू का देखे होगा पत्ता आपने, या तुम देखो इसको टिमरू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिमरू। टिमरू या तेंदू। इस टिमरू या तेंदू की लकड़ी होती है ना, वो बिल्कुल काली होती है। लकड़ी कैसे रंग की होती है? काले रंग की। टिमरू के पत्ते से, इसे बागड़ का चीकू भी कहते हैं भाई। बागड़ का चीकू किसे कहते हैं? बागड़ के संबंध में कुछ प्रश्न लिखा रहा हूं मैं, आपको बताना मेरे को। बागड़, देखो बागड़ का प्रश्न क्या कहेगा? एक तो पूछेगा बागड़ की मीरा कौन थी? बागड़ की मीरा कौन थी? दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे बागड़ का गांधी किसे कहते हैं? तीसरा पूछेगा बागड़ क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं? चौथा प्रश्न आएगा आपको कि बागड़ की गंगा किसे कहते हैं? बागड़ की गंगा नदी किसे कहा जाता है? तो देखो, बागड़ का चीकू किसे कहते हैं? तेंदू को। बागड़ की मीरा थी गबरी बाई। गबरी बाई। गबरी बाई डूंगरपुर जिले की थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर की। बागड़ का गांधी कहते हैं, देखो भोगीलाल पांड्या जो थे ना, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? बागड़ का गांधी। और बागड़ जो बेल्ट है, जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उसके अंदर दो जिले आते हैं। एक तो आता है डूंगरपुर, कौन सा जिला आता है? और दूसरा जो जिला आता है उस जिले का नाम क्या भाई? बांसवाड़ा। तो याद रखना, बागड़ की मीरा गबरी बाई, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, और बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बागड़ की गंगा किस नदी को बोलते हैं? माही नदी को। तो माही नदी को कहते हैं बागड़ की गंगा। सिंपल सी बात है। तो बागड़ का चीकू किसे कहते हैं? तेंदू या टिमरू को कहा जाता है। अब बात करें तेंदू के वैज्ञानिक नाम की। तेंदू का जो पेड़ है, छोटा मोटा लगता है, मैंने भेजा भी था कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे। तो इसका वैज्ञानिक नाम है डिसोपेरोज। क्या नाम है? डिसोपेरोज। मेनलोक्सिलोन। क्या लिखा दिया गुरुजी? डिसोपेरोज मेनलो कैसलोन, कैसे लोन। तो ये इसका क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो तेंदू का पत्ता है, तेंदू का पत्ता, इस तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी। क्या बनती है? प्रश्न पूछे बीड़ी से कि बीड़ी उद्योग का है, तो बीड़ी उद्योग का है। राजस्थान की सारों प्रसिद्ध बीड़ी किसी है? अब गुरुजी हमने पी थोड़ी हुई है, हमें क्या पता। देसाई बीड़ी तो तुमने नाम सुना है, राजस्थान की प्रसिद्ध ये नहीं है बीड़ी। देखो क्या होता है, कोई ये बच्चे जैसे करते हैं नशा, तंबाकू का सेवन भी करते हैं, बीड़ी भी। अब ये करने तो लगे, देखो कोई भी चीज़ करो, करना कोई गलत बात नहीं है ना, ही मैं कहूँगा कि तुम्हें गलत बात है, लेकिन उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए अच्छी, है ना। तो जानकारी अच्छी ना हो तो बहुत गलत बात होती है। तंबाकू पी रहे हो, किसी को क्या खा रहा है? तंबाकू की खेती किसके काल में शुरू हुई थी? सुनो जय मर जाए। ये तंबाकू लेकर कौन आए थे सबसे पहले? अब बीड़ी पीते हैं कई, तो बीड़ी बढ़िया क्या गुरुजी? वो थोती होती है, मर जाओगे पी के थोड़ा दिनों में, ये आंतड़े ये गल जाएंगे, अंदर वाला जो जुगाड़ है सारा गल जाएगा। तो गुरुजी फिर आप कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि राजस्थान की सबसे बढ़िया बीड़ी है ना, वो है म्यूर छाप। कौन सी बीड़ी है? म्यूर छाप। आपको कैसे पता? मैंने पढ़ा हुआ है। तो म्यूर छाप बीड़ी राजस्थान की साराओं बढ़िया बीड़ी बताई जाए क्या गुरुजी? 25 मंडल वाला। अब वो मेरे को पता नहीं देसाई है किसो है, वो बढ़िया नहीं है, तो गुरुजी उसका मतलब मत पी। देखो जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, घी आता था, डालडा आता था ना। डालडा घी क्या है?
वनस्पति घी है। डालडा तो हमने उसको, कंपनी थी डालडा, अब वो फेमस हो गई थी उस टाइम। एक ऐड आती थी, मेरे को याद आज भी, स्कूल टाइम में, उसमें वो आंटी थी एक, वो समोसे बना रही थी डालडा तेल से, डालडा घी से। तो वो डालडा घी है ना, वो एक कंपनी थी। अब तुम स्थानीय लोगों के मुंह से सुनोगे ना, ले 20 रुपये वाली डालडा घी की थैली देना, तो वो ऐसे बोलते हैं डालडा घी की थैली दो, और वो देता आगे पता नहीं कौन कौन से ब्रांड से है ना। तो इसलिए तो डालडा क्यों नहीं देता वो, क्योंकि वो फेमस हो गई थी कंपनी ये की। अब वो यहाँ तो राजस्थान की सबसे बढ़िया कंपनी थी ना डालडा घी की, वो एक दौर था तब आया करता था, अब तो बंद हो गया। तो म्यूर छाप बीड़ी उद्योग कहाँ है, टोंक में। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पत्ते का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1974 में। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1974 के अंदर। तेंदू का पत्ता राजस्थान में सर्वाधिक कहां देखने को मिलता है, तेंदू का पत्ता राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलता है। बांसवाड़ा के बाद गुरुजी डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद चित्तौड़गढ़। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो राजस्थान में याद रखना सर्वाधिक जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर ये तेंदू के पत्ते जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे थोड़े से वैसे प्रश्न आएंगे कि राजस्थान के अंदर देववन सर्वाधिक कहाँ है, कौन से वन, देववन। तो राजस्थान में सर्वाधिक देववन है वो कहाँ पाए जाते हैं, कोटा में। राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान भी किसे घोषित किया गया है, वही इन्हीं देववनों को घोषित किया गया है। राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान किसे घोषित किया है, देववनों को। एक प्रश्न और बनेगा यहां से, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, जैव विविधता। तो राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है देववन। देववन कहां पर है, कोटा। नोट, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो भारत के अंदर दो क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। एक तो पश्चिमी घाट के अंदर और एक हिमालय के अंदर, जिसे तुम हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता हो। तो भारत के अंदर पश्चिमी घाट और हिमालय के अंदर। इसके बाद तुम ये याद रखना कि जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, जैव विविधता दिवस, और जैव विविधता वर्ष कौन सा है, ये दो प्रश्न याद रखना। जैव विविधता जो दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है 22 मई को, और जैव विविधता वर्ष जो घोषित किया गया वो कौन सा किया गया है, 2010। और राजस्थान की नवीनतम वन नीति भी कब आई थी, 18 फरवरी 2010। राजस्थान की नवीनतम नीति, नवीनतम वन व पर्यावरण नीति कब लाई गई थी भाई, 18 फरवरी 2010। तो याद रखना राजस्थान की नवीनतम नीति जब लाएगी जब जैव विविधता वर्ष घोषित किया। जैसे एक मृदा वर्ष भी है ना, 2015 यूएनओ ने मृदा वर्ष घोषित किया था, तो वैसे ही जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, 22 मई को, और वर्ष 2010 को। कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिखा रहा हूं डब्बे के अंदर, वो याद रखना। ठीक है, वन सप्ताह कौन सा है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो आता है वो क्या आता है, वन सप्ताह। ओजोन दिवस कब बनाते हैं, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है भाई, 16 सितंबर को। पर्यावरण दिवस तो पता ही है, 5 जून को। ओजोन के बाद तुम याद रखना, देखो एक तो याद रखना जल दिवस, जल दिवस के बाद एक याद रखना तुम पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस, पृथ्वी, सिंपल है ये भी। एक याद रखना आर्द्र भूमि दिवस, और एक याद रखना मृदा दिवस। ठीक है, इतने याद रखना। ओजोन दिवस कब बनाते हैं, 16 सितंबर। जल दिवस बनाया जाता है 22 मार्च को। मार्च के बाद क्या आता है, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, और 22 मई को कौन सा मनाते हैं,
जैव विविधता दिवस। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और मृदा दिवस जो है वो कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मृदा दिवस। तो देववन समझ में आ गए तुम्हें अच्छी तरह से। एक पूछेगा स्मृति वन कहाँ देखने को मिलते हैं? कौन से वन? स्मृति वन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको साफ करके, ठीक है। तो तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? बीड़ी। और इस बीड़ी का, तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीय कब हुआ? 1974 में। 2% ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से, ये देख लेना थोड़े, ठीक है। बागड़ की मीरा कौन थी? बोला कौन थी? गबरीबाई। देखो गबरीबाई मीरा थी। गैस बागड़ के गांधी, गांधी बेहू बागड़ भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र हो गया, और माई नदी दक्षिण वाली चीजें आ जाएंगी सारी, क्योंकि बागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है। वहां पर जो लोग हुए वो बागड़ के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। अब बागड़ अच्छी को इसलिए कहते हैं क्योंकि होता कहाँ है? दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में होता है ना ये, इसलिए। अब तुम याद रखना इसके बाद, ये वन याद हो गई। वन सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, जल 22 मार्च, पृथ्वी 22 अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जैव विविधता, आर्द्र भूमि 2 फरवरी, देखो आर्द्र द्र 2 फरवरी, मृदा दिवस 5 दिसंबर। जल दिवस कब बनाते हैं? 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मई। वनस्पति में आगे इसी के अंदर अपने देखें समृद्धि वन। कौन से वन? समृद्धि वन। देखो राजस्थान में सारों ज्यादा समृद्धि वन जो है वो झालाना, और झालाना कहाँ पड़ता है? जयपुर। तो झालाना जयपुर के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा समृद्धि वन पाए जाते हैं। राजस्थान में समृद्धि संस्था की स्थापना कब हुई? समृद्धि संस्था, समृद्धि संस्था की जो स्थापना वो हुई थी 1982 के अंदर। समृद्धि संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। राजस्थान के अंदर ये पाए जाते हैं। राजस्थान का प्रथम समृद्धि वन कौन सा था? प्रथम राजस्थान का प्रथम समृद्धि वन था, उसका नाम था कर्पूर चंद समृद्धि वन। कर्पूर चंद समृद्धि वन राजस्थान का प्रथम समृद्धि वन था। समझ में आ गई इतनी बात? एक प्रश्न और आएगा, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम क्या प्रश्न आएगा? हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति के संग्रहण को क्या कहते हैं? हर्बेरियम। स्थानीय वनस्पति के संग्रहण को क्या कहते हैं भाई? हर्बेरियम कहते हैं। एक और आएगी पलास। क्या आएगी? पलास। इसे कहते हैं जंगल की आग। जंगल की आग। जंगल की आग किसे कहते हैं? पलास को। पलास को क्या कहते हैं? आदिवासी क्षेत्र में पानियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पानियां बनाते हैं कौन? आदिवासी लोग। आदिवासियों द्वारा पानियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो पलास को क्या कहते हैं? जंगल की आग। जंगल की आग, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। पलास को जंगल की आग कहते हैं। नीचे वाला साफ कर रहा हूं मैं। 2-3 प्रश्न और आएंगे, वो एक्स्ट्रा में आप वैसे लिख लेना नीचे। खजूर पाठशाला क्या आएगा? खजूर पाठशाला कहां पर है? बता देंगे। चौपासनी। और चौपासनी कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद रह जाएगा। उसके बाद एक नाम आएगा आपके सामने, सलोदबिद। क्या नाम आएगा? सलोदबिद क्या है? चट्टानी या पर्वतीय वह गुफा क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियों से क्या कहते हैं? पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? सलोदबिद। और जो मरुदबिद है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जैसे खेजड़ी होगी। ठीक है, कांटेदार जो वनस्पति होती है उनको कहते हैं।
पंचकुटा। पंचकुटा के अंदर देखो क्या क्या चीजें आएंगी, केर, काचरी, गुंदा, कुमठा। इन चीजों के अंदर क्या बनता है मिलकर, इनसे सारों से मिलकर क्या बनता है, बहुत है इतना।